गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश के आज के इवेंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी इस सेशन को सुन सकते हैं, लेकिन सेशन के दौरान या सेशन के बाद आप चैट के माध्यम से अपना सवाल हमसे टाइप करके पूछ सकते हैं या फिर अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। सेशन के अंत में हम आप सभी के सवालों को एक एक करके आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं करंट मार्केट आउटलुक के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ HDFC म्यूचुअल फंड से वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट मिस्टर राम कुमार हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं। And I would now like to request Mr. Ram Kumar to take the session forward. Over to you, Mr. Ram Kumar. Thank you very much. Thanks for having me. तो जैसे आपने कहा, तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट आउटलुक के बारे में, इक्विटी मार्केट आउटलुक, और करीबन 30-40 मिनट्स का ये सेशन होगा। उसके बाद वी कैन हैव योर क्वेश्चंस एज वेल। सो इक्विटी मार्केट आउटलुक जैसे हम डिस्कस करें, क्या दिन है आज भी markets are down nearly I think 4.5% today। तो क्या दिन चुना है हम ये मार्केट आउटलुक डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये जो मार्केट का जो अप्स एंड डाउन्स के थ्रू हम जाते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मार्केट्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अनदर इम्पोर्टेंट लेसन जो आज जैसे दिनों जैसे सीखने को ये मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हम इक्विटी जैसे एसेट क्लास में अगर ओवर इन्वेस्टेड या अंडर इन्वेस्टेड है तो वो बहुत ही वो तो अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो को नेगेटिवली इम्पैक्ट जरूर करेगा at some point in time. So adequate amount of investment we should have in equities. So with that I would like to start the session by saying that ये जो रशिया और यूक्रेन और ये सब जो चीज हो रहा है, इसके बारे में हमारा ज्यादा व्यू नहीं है। आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या मोबाइल न्यूज चैनल्स में पढ़ते हैं, हम भी वही पढ़ते हैं। सो ये सिचुएशन कैसे टर्न आउट होगा उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन इतना बता सकते हैं कि कैसे इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमी में। हमारा ये मानना है कि ये जो भी हो रहा है उसका एक ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन इकोनॉमी या इंडियन स्टॉक मार्केट में, विच इज थ्रू दी ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हो गया है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो एक बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड ऑयल। अराउंड 70% अपना ऑयल रिक्वायरमेंट है हमारे देश का, वो इंपोर्टेड ऑयल से मीट हो रहा है। तो ऑयल प्राइसेस जैसे बढ़ जाते हैं, दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर आवर इकोनॉमी। लेकिन अभी देखिए टुडे ऑयल का प्राइस $103 पर बैरल टच किया, which we have not seen in many years. I still remember 2008 जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देखा था, तो ऑयल प्राइसेस ब्रेंट क्रूड या नाइमेक्स क्रूड जो बोलते हैं अराउंड 148 या 149 वो लेवल पे भी पहुंच गया था वो क्राइसिस के टाइम में। सो इट इज नॉट अ ऑल टाइम हाई फॉर द ऑयल, लेकिन these are not healthy signs also, because as I told you oil is an important commodity for us. लेकिन अगर ऑयल पे हम अगर व्यू देंगे, let me try and show 1 or 2 slides for you. ऑयल का जब डिस्कशन आता है तो उसको हम 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। सबसे पहले कि इमीडिएट व्यू और या बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू, देन एक मीडियम टर्म व्यू एक लेना पड़ेगा,
then we can also see the very long term view on oil. ये तो हमको पता है कि to start with any discussion on oil should start with our net zero target. Net zero target क्या है? Globally, around 140 countries have come together and agreed on something called net zero targets. Net zero targets क्या है? हमको ये पता है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा रिलीज हो रहे हैं over the last 20, 30, 40 years. We have had too much of CO2 emissions, so हमारे environment के लिए वो ठीक नहीं है. ये agreement more or less सबको है आजकल की we have to be reducing our carbon emissions. So carbon emissions mainly जो fossil fuels को burn जब करते हैं उसके वजह से होता है, और fossil fuels का main source है ये oil. So इसका क्या solution है? By many countries have said 2050 तक या 2060 तक, 2045 तक हम net zero कार्बन एमिशंस प्लान करेंगे. मतलब we will not emit any carbon. So how this will be achieved? Number one, shift to electric vehicles. Number two, the power जो generation sources है जैसे कि coal based power etc., all that will be shifted to more renewable powers like solar power or wind, green hydrogen, battery based electricity produced by solar. So many other ways of power generation is being planned. So ये very long term view on oil ये है कि oil prices have to come down because oil will be replaced by something else over a period of time, क्योंकि सारे countries का जो ये requirement है वो है net zero carbon emissions. So net zero carbon emissions ऐसे ही आसानी से नहीं होने वाला है. It is a process of next 20-30 years. So really long term at some point in time the dependence on oil will reduce. ये very long term है. अभी मीडियम टर्म अगर देखेंगे अगले 5 साल या 10 साल का व्यू अगर ऑयल पे लेना है, सो ये एक चार्ट दिखाना चाहता हूं. ये जो नया ऑयल कैपेसिटी कहाँ ऐड हुआ उसका डेटा है. ये जो ग्रीन लाइंस दिख रहा है, व्हाट हैज बीन द केपेक्स. केपेक्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब मैंने अगर एक ऑयल रिफाइनरी ओपन किया तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है हर साल, उसका ये डेटा है. अब अगर आप देखिए 2019 के बाद 2020, 21, 22 में सब the new oil refineries are not being ऑयल रिफाइनरीज में इतना इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहा है. इसको हम ग्लोबल अपस्ट्रीम केपेक्स बोलते हैं. अपस्ट्रीम मतलब ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में ऑयल का रिप्लेसमेंट कुछ और आने वाला है. इसके वजह से ऑयल कंपनीज आर नॉट इन्वेस्टिंग न्यू मनी इन ऑयल. सो इसका मतलब ये है कि जब डिमांड फॉर ऑयल रिड्यूसेस, ऑयल का सप्लाई भी रिड्यूस होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो व्हिच विल हैपन फर्स्ट, उसके बेसिस पे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस विल फंक्शन. अगर बहुत ही डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा. अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइसेस नीचे जाएगा. लेकिन बेस्ड ऑन वेरियस एस्टिमेट्स हमारा ये मानना है कि इन द नेक्स्ट 3 or 4 years, जब इसको बोलते हैं पीकिंग ऑफ ऑयल डिमांड एंड पीकिंग ऑफ ऑयल सप्लाई, एक पीक में जाएगा और नीचे जाएगा. तो अगले 2030 तक ऑयल का डिमांड ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं कि सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. थोड़ा अभी शुरू हुआ है. जब पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके ऑयल का डिमांड कम होगा ग्लोबली. नाउ उससे पहले अगर सप्लाई पीक आउट हो जाएगा, which is what it looks like, if supply peaks ahead of demand, oil prices could increase. Now this is the medium term outlook when it comes to oil prices. अभी आप देखिए, now we are into the short term. What is happening? Short term में क्या होगा? It will be news based.
if the tension between Russia and Ukraine escalates, उसके वजह से ऑयल प्राइसेस और ऊपर जा सकता है, ऑलरेडी 103 पहुंच ही गया है. सो इमेजिन, कैन यू इमेजिन अराउंड 18 months बैक या 20 months पहले ऑयल का प्राइसेस क्या था? It was on 1 or 2 days it was zero, and on one day it went to negative. ऑयल माइनस पे चला गया, मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया कि कोविड के टाइम में कि किसी को ऑयल चाहिए नहीं था. मतलब अगर ऑयल मेरे को खरीदना है तो मैं पैसा मांगूंगा आपसे, पैसा नहीं दूंगा. ऐसा भी एक ब्रीफली टाइम हो गया क्योंकि ऑयल को स्टोर करने में खर्चा होता है. तो ये भी हुआ था बीच में. So this is one of the most volatile asset I mean we have ever seen in the last 2 years or so. The prices going down from 100, 90, 80 to so 30, 40 to 0 and back to 100. So itna zyada volatility probably it's very rare to see. So that is, इसमें ये भी पता चल रहा है कि predicting oil prices is not easy. तो हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि so besides oil हमको ये नहीं लग रहा है कि ये रशिया यूक्रेन टेंशन जो है उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में बड़ा असर पड़ेगा. ज्यादा नहीं, बिकॉज ऐसा एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ऑल दैट वी आर नॉट सो मच डिपेंडेंट ऑन रशिया other than a few items. So हमारा so we are dependent on China, Europe and US, various countries. But ये जो वॉर या ये सब बोल रहे, इसके वजह से इंडियन इकोनॉमी पे और ज्यादा इम्पैक्ट आने का चांसेस नहीं है. सो दिस इज द होल जिस्ट ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग नाउ. आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग यू सम ब्रीफ आइडिया. अभी हम बहुत और इम्पोर्टेंट चीजों में डिस्कस करने के लिए जाएंगे, विच इज आवर ओन इकोनॉमी. ये सब भूलना नहीं चाहिए हमके, because of whatever is happening in the short term, we should not forget what is more important is our own economic prospects and our market का prospects जो और positive है आज की तारीख में. So let me show you one slide again. So ये जो presentation हम देख रहे हैं, this is our yearbook which we released last month. Please go through in detail. It has a lot of data and it's a wealth of information for you. Okay, macro economy के बारे में अगर हम discuss करना है हमें, तो बहुत ही important ये है कि पिछले 10 या 12 साल में Indian economy का key driver was consumption. Indian economy was driven by consumption driven growth. अगर आप ये इकोनॉमी को 3 हिस्सों में अगर देखना चाहोगे तो हम टिपिकली क्या बोलेंगे? इंडियन इकोनॉमी इज क्लासिफाइड एज बिटवीन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज. इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. That is the overall economy, agreed. But economic growth को आप देखेंगे, it can be classified into three different ways. One is consumption. Second is infrastructure and capex driven growth. Third is the external sector जो exports करते हैं, वो उसके वजह से भी इकोनॉमी को ग्रोथ मिल सकता है. So अगर आप पिछले 10 या 12 साल देखेंगे, जैसे मैंने कहा, कंजम्पशन, इंडियन इकोनॉमी का कंजम्पशन बहुत ही शानदार रहा था, तो इकोनॉमी ग्रो हुआ. लेकिन आप देखेंगे कि एक्सटर्नल सेक्टर, क्या इंडिया ऐसा देश था जो ग्लोबली एक्सपोर्ट्स में बहुत ही अच्छा रैंक में आया था जैसे चाइना और वियतनाम? नहीं, वी डिडंट डू मच ऑन द एक्सपोर्ट बिट टिल नाउ. लेकिन बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसके बारे में बात करूंगा मैं. और इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स ड्रिवन ग्रोथ हुआ था, वो भी नहीं था इतना ज्यादा. इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, केपेक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था. सो इट वाज मेनली अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी. इट वाज नॉट अ इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स और एक्सपोर्ट्स ड्रिवन इकोनॉमी. लेकिन अगले 10 साल हम देखेंगे, our economy is expected to fire on all cylinders, not just one. So Indian consumption is coming back strongly anyways after this COVID disruption.
उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स हमारे देश में अभी भी लो है, और आउटलुक भी इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड सो दैट जितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग और केपेक्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए वही लेवल पे आरबीआई मेंटेन करेगा, इतना हमें कॉन्फिडेंस है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स ड्रिवन ग्रोथ विल हैपन। मैन्युफैक्चरिंग लेड एक्सपोर्ट्स, जिसमें हम पीछे रह गए थे पिछले 10 साल में, लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। पीएलआई जैसा स्कीम्स जो है उसके वजह से कंपनीज आर गियर्ड अप फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर exports. Even we never exported mobile phones. Over the last 2-3 years we have started exporting mobile phones also, though they are just assembled. हमारे देश में इतना बड़ा रिसर्च या डिजाइन ऑफ मोबाइल फोन्स अभी भी नहीं हो रहे, लेकिन all that is changing over a period of time. We are expected to be there. अभी आप देखिए चाइना जैसे देशों में जहाँ पे पहले क्या था, they used to be having very cheap labor. Now the wage inflation has caught up there. China ka economy is not young economy anymore. They did have their China's one child policy. उसके वजह से they are an aging population. So उनका जो strength था पिछले 20 साल में वो आज इंडिया का strength है, जहाँ पे we have a very talented labor force which will aid in manufacturing and which can outcompete countries like China and जिसके वजह से हमारा exports can be a very good contributor to economic growth. Various other things, macroeconomic indicators आप देखेंगे very comfortable level. GDP is coming back, GST collections are good, fiscal deficit का जो indications है वो भी comfortable levels पे है। लेकिन देखना पड़ेगा ये सब, ये ऑयल के जो चल रहा है, जो हाई ऑयल प्राइसेस, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है वो देखना पड़ेगा। इंडिया में स्टार्टअप कल्चर हैज बीन एक्सेलेंट। अभी एक टीवी प्रोग्राम भी बन गया अभी स्टार्टअप्स के बारे में। सो अ वेरी गुड स्टार्टअप इकोसिस्टम is expected to drive innovation, capital allocation in better areas, employment generation, wealth creation, which again will lead to consumption. एक cycle जैसा बन जाएगा ये, so which is a very good thing. So which is, अब हम ये इकोनॉमी ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए अगर हम इन्वेस्टर्स है इक्विटी मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट से हेल्दी रिटर्न्स चाहिए तो इकोनॉमी को अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। और अगर इकोनॉमी का परफॉर्मेंस इतना ग्रेट नहीं है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी मार्केट रिटर्न्स विल नॉट बी देयर, लेकिन ओवर द नेक्स्ट 10 years अ ह्यूज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया इज अंडरवे। तो जिसके वजह से हमारा कॉन्फिडेंस आता है कि इट इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन equity markets. So how does it work? अगर इकोनॉमी ग्रो होगा, इंडियन इकोनॉमी हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो 12-15% also. In the last four decades we have grown, including inflation, nominal plus real. This returns, this जो इकोनॉमिक ग्रोथ विल रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपनीज जो है उनका सेल्स ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होगा, उनका प्रॉफिट ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होगा, और अल्टीमेटली हमारा जो स्टॉक प्राइसेस मूवमेंट है या रिटर्न फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इकोनॉमी। और ये था इकोनॉमी के बारे में which we are very confident. Now let's get into some discussion on the stock markets itself. आज की तारीख में भी बहुत लोग मानते हैं कि मार्केट्स महंगा है। अभी मार्केट्स आप देखिए पैंडेमिक के पहले कुछ 40,000 का मार्केट था, on the Sensex it went up to 62,000, which is a 50% jump. अब देखिए 50% जंप हुआ था। अभी 62,000 से अभी 54,500 हो गया, which is like an 8,000 और about 12% correction, 13% correction आ गया है पीक से, which is a healthy one. लेकिन शॉर्ट टर्म का कुछ ये नहीं बोल सकते क्योंकि इट्स वेरी अनसर्टेन कल क्या होगा रशिया में, ऑल दैट इम्पैक्ट्स अस। लेकिन जब हम देखते हैं मार्केट अच्छा लेवल है, वी आर सेइंग फ्रॉम अ 5-year पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ 3, 5, 10-year पर्सपेक्टिव, क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए? वो तो हम मानते हैं बिल्कुल सही समय है। वी आर नॉट सेइंग कि ये सस्ता मार्केट, ये बिल्कुल नहीं बोल रहे।
हम ये भी नहीं बोल रहे कि ये महंगा बहुत ही ओवरहीटेड मार्केट है। हम ये मानते हैं एक इट्स अबाउट अ फेयरली वैल्यूड मार्केट और एक रीजनेबली वैल्यूड मार्केट, ऐसा बोल सकते हैं मार्केट को। ये देखिए, ये चार्ट है आपके सामने, विच इज नथिंग बट द मार्केट कैप टू जीडीपी ऑफ द लिस्टेड स्पेस। अभी मार्केट कैप टू जीडीपी एक वैल्यूएशन मेट्रिक है। सपोज फॉर एग्जांपल हमारा सारा लिस्टेड स्टॉक्स का जो मार्केट साइज वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, that as a ratio of our GDP, if it is very high it means it's overvalued, if it's very low means undervalued। अब देखिए ये जो रेड लाइन दिख रहा है वो तो कोविड का बॉटम था। मार्केट कैप टू जीडीपी went down to 46%। और कुछ 12-13 साल देखेंगे 2007-8 में it went all the way up to 150%। that was an overheated markets। right now it's about 90%। और ये मंथ एंड या कुछ टाइम का था, लेकिन अभी देखिए मार्केट्स हैव फॉलन मच मोर, सो दिस नंबर इज प्रोबेबली 85 और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अभी क्या ये 85-90% महंगा मार्केट है? अभी देखिए हिस्टोरिकली बहुत सारा इंस्टेंसेस है जहां पे ये मार्केट लेवल्स हुआ है, दिस इज व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ फेयरली वैल्यूड मार्केट, डेफिनेटली नॉट एन ओवरहीटेड मार्केट इज व्हाट वी फील। ओके, मार्केट का वैल्यूएशन ऐसा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसा है मार्केट का? अगर मार्केट से रिटर्न हमको चाहिए तो हमको ये देखना जरूरी है कि कॉर्पोरेट्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो राइज हो रहा है क्या, वो ग्रो हो रहा है क्या, वो एक इम्पोर्टेंट मेट्रिक होता है। अब देखिए ये एक चार्ट है, पिछले 5 या 6 साल में 2016, 17, 18, 19, 20 ये जो समय था जब हमारे जो लिस्टेड कंपनीज के जो प्रॉफिट्स ग्रो ही नहीं हो रहे थे। आई मीन प्रॉफिट ग्रोथ वाज वेरी वेरी स्लो फॉर सम रीजंस, द लिस्टेड कंपनीज वर नॉट एबल टू डिलीवर प्रॉफिट्स। इसके वजह से क्या हो गया था, अ रेशियो ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज का जो प्रॉफिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिर के 1.6% हो गया था 2020 में। लेकिन ये जो पैंडेमिक के बाद जो इयर्स थे 2021 एंड 22, बिग लार्ज पोर्शन ऑफ 2020 आल्सो, पिछले 2 साल में अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन एक्सेलेंट। इतना अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ बहुत सारे सालों में हमने नहीं देखा था। सो इसके वजह से जो corporate profits as a percentage of GDP has grown to 3.7% and it is expected to go to 4.5% also. So a few more charts which I will skip. I think we don't have that data, but I will give you that data that जो निफ्टी कंपनीज के जो प्रॉफिट्स है पिछले अब देखिए FY21 which is 20 and 21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, there was about 18% growth in corporate profitability and in 2021-22 जिसका ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, अभी अगले महीने का जो एंड में ये फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो जाएगा, 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट हमने देख भी लिया है। So this year is when the profit growth is expected to be 34% for Nifty according to various estimates, because अभी तक साल खत्म नहीं हुआ। अभी देखिए पिछले साल का 18%, ये साल का 34%, लेकिन पिछले साल का 18% एक लो बेस से आया था, उसको थोड़ा डिस्काउंट भी कर सकते हैं हम। सो अभी देखिए मार्केट कब एक्सपेंसिव होगा, जब मार्केट्स बढ़ जाएगा और प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, ग्रो हो रहा है, दैट इज अ वेरी बैड सिनेरियो। अगर मार्केट भी ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट्स भी ऊपर जा रहे हैं, that's not something we should be worrying about. So that is an ideal scenario, we should not be worrying about it, because we can also say that जो stock price का movements है that is supported fundamentally, companies के profits भी बढ़ रहे हैं। So अभी पिछले कोविड होने से पहले क्या मार्केट लेवल था, about 40,000 on the Sensex, now it is 54-55,000, 15,000 पॉइंट का जंप हो गया from that level। Now if you see 15,000 on 40 is about 3 by, it's less than 50%, it's about 40% or 37-40% has been the jump, or 35 to 40%। now profits भी उतने बढ़ चुके हैं, so that's not a worrisome thing for us, so that is one of the most important thing।
रिस्क क्या है? अभी हम बोल रहे हैं मार्केट्स आर फेयरली वैल्यूड, मार्केट्स का रिस्क क्या है? आई थिंक वी हैव अ स्लाइड, ओके नो प्रॉब्लम। सी अभी भी हम वी आर फोकसिंग ऑन रशिया यूक्रेन टेंशन। अभी कोविड के बारे में तो सब भूल ही गए। अभी इट्स जस्ट लास्ट मंथ दैट वी हैड ओमिक्रॉन वेव व्हिच वाज द थर्ड वेव। अगर फोर्थ वेव आएगा किसी को पता नहीं है, तो दैट कुड बी वन रिस्क, बट इट लुक्स लाइक अगर वो होगा तो भी इकोनॉमी में इतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा वो हम कह नहीं सकते। शायद कम इम्पैक्ट आएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, वी आर बेटर प्रिपेयर्ड, but still that risk is there, we have to mention that, but all we have to say is that ऐसे risks जो होता है ना बार बार आते रहते हैं, we should not be worrying about it। जैसे ये रिस्क है जो ये यूक्रेन और रशिया का, किसी को पता भी नहीं था एक महीना पहले कि ऐसा एक रिस्क आएगा। सो दैट इज अनसर्टेन नेचर ऑफ द मार्केट्स। अगर आप देखिए आज का पेपर किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड में देखा था, मतलब भेजा था, जिसमें मैंने देखा था कि पिछले 30 या 40 बार जब ऐसा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब आया था, जैसे कि some let me see if I can pick that up quickly। I think we'll skip that, or let me see if it's there। Yeah, so for example जापान में सुनामी आया था, लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स आया था, एशियन क्राइसिस, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कार बॉम्बिंग, रशिया गोर्बाचेव coup, गल्फ वॉर, इराक इन्वेड्स कुवैत, यूएस बॉम्ब्स लिबिया, यूएसएसआर इन्वेड्स अफगानिस्तान, 1973 में अरब ऑयल एम्बार्गो, जॉन एफ कैनेडी assassination in 1963, Cuban Missile Crisis, Korean War, Pearl Harbor attack in 1941। ये सब जब भी ऐसे सब इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी जब आया था, always these events have proven to be a buying opportunity because these events don't last forever, these events come and go, people pay over too much of attention to them, जिसकी वजह से मार्केट में शार्प फॉल आ जाता है। जैसे ही ये इवेंट का जो ओवरहैंग खत्म हो जाता है, फिर से इंटरेस्ट आ जाता है और मार्केट रिकवर हो जाता है। दिस हैज बीन द केस एंड समटाइम्स इट टेक्स 1 month, समटाइम्स इट टेक्स 2 months, समटाइम्स इट टेक्स 3 months। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाज अ लॉन्गर वन लास्ट टाइम, 2008 से अराउंड 1.5 साल था ये क्राइसिस, और 1 year एंड अबाउट 1 year तक चला था, 12 महीना का क्राइसिस था ये। सो थिंग्स कैन बी एज लॉन्ग एज दैट, बट जैसे ही हमारा आउटलुक 5 years का या 7 years का, इवन 3 years का, we are doing away with lot of risks and probably we can enhance our return by using these crises। I'm not asking you to time the market, but yeah, you can in fact on these days put some money and watch them grow over a period of time। मिस्टेक क्या कर सकते हैं हम? क्या मिस्टेक, एक ही मिस्टेक बड़ा हो सकता है हमसे, जो है ओवर इन्वेस्टिंग या अंडर इन्वेस्टिंग करना इन इक्विटीज। सो आपका अगर equity exposure is suggested at say 40%, do not be at 80% or do not be at 0, stay somewhere close to 40। I mean there is no scientific way to arrive at that 40%, लेकिन it's better to stay around that। अगर आपका current equity exposure 10% है और 40 तक पहुंचना है, always take the use of SIP and do not do sudden on a particular day, because that particular day may not be a great day to invest from a long-term point of view। So always smoothen it out, use the SIP way of entering, so that's the way to avoid mistakes in this market। So यही हम मेरा जो initial remarks है उसका समाप्त मैं यही करना चाहूंगा। अगर जो भी सवाल है please go ahead and ask, I'll be happy to answer। Thank you so much, Mr. Ram Kumar, for the lovely session।
और मैं अपने सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आपके कोई भी सवाल है आप प्लीज चैट के माध्यम से अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर। मैं अपने सभी पार्टनर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आपके कोई भी सवाल है इस सेशन से रिलेटेड तो आप चैट के माध्यम से अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर। अब तक कोई सवाल नहीं आया तो please एक्चुअली क्या होता ask question, because don't worry that it may be a silly question. Please go ahead and ask question. Okay, किसी ने ये सवाल पूछा है कि FMCG सेक्टर will it be favored given high inflation and rising crude prices? ये देखिए, ये FMCG एक ऐसा सेक्टर है जिसमें it is a necessity. First of all, let's not confuse cyclicals and FMCG. FMCG is not a cyclical sector. Cyclical मतलब जो इकोनॉमिक साइकिल्स के हिसाब से ऊपर नीचे जाने वाले सेक्टर, जैसे कि कमोडिटीज है या केपेक्स इज अ सिक्लिकल सेक्टर। जब इकोनॉमिक रिकवरी आएगा तो ज्यादा एक बूम जैसा पीरियड आ सकता है। लेकिन एफएमसीजी ऐसा सेक्टर है कि इट्स एन एवरग्रीन सेक्टर, और जो भी कंपनीज हैं वो बहुत सालों से इसमें बिजनेस में है और दे आर नाउ कैश जनरेटिंग बिजनेस। ये ऐसा सेक्टर है जिसमें विजिबिलिटी भी ज्यादा है। हम एक कंपनी को देख के बोल सकते हैं क्या ये 10 साल के बाद रहेगा या नहीं रहेगा, वो टिपिकल विजिबिलिटी भी ज्यादा रहेगा। इसका साइड इफेक्ट ये है कि टिपिकली ये सब थोड़ा महंगे पीईज में ट्रेड करते हैं, जैसे कि ये अगर कंपनी भी अच्छा है, डिफेंसिव भी है, तो वो सस्ता पीई में नहीं मिलता। सो दिस इज द नेचर of this sector. Yes, it's a great sector to invest, but I don't think rising crude prices will have a direct impact. I don't think crude is a key input component in this. There are various other sectors where crude is an important component, but high inflation aega to see, to some extent all businesses in the FMCG sector have the pricing power, but beyond a point, I mean, you cannot in an unlimited way increase the prices of this thing, but to some extent yeah, they will be benefiting, but that's not the only point. Are they available at correct valuations? So in many of our portfolios like say HDFC Flexi Cap or top 100 ऐसे funds में we have been a little underweight on FMCG as a sector over the last few years because of the valuation concern. We don't hate the business. The businesses are great, but do you want to pay any price for acquiring a great business? So because of that reason, we have been underweight on these sectors. मुकेश जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इफ मार्केट करेक्ट्स मोर और मेक अ क्रैश ड्यू टू वॉर? ये बिल्कुल पॉसिबल है, और भी करेक्शन आ सकता है। इट्स नॉट, वी कैन नॉट रूल आउट दैट काइंड ऑफ अ करेक्शन, पर आप देखिए जितना भी करेक्शन आएगा इट कैन नॉट कंटिन्यू फॉरएवर। अगर आप अगर ये जो रोज रोज कुछ करने का जो एक्शन जो ढूंढते हैं, उस आदत से हमको बाहर आना है। सो फॉर एग्जाम्पल एवरी डे, अरे आज क्या करना है, मार्केट नीचे चला गया, क्या करना है? एक्चुअली हमको कुछ भी नहीं करना है। सो इफ वी कीप क्वाइट फॉर अ फ्यू मंथ्स, everything will disappear. Some other problem will be there, but over a period of time, markets का जो returns है that will be aligned to the profit growth, and that's why we discussed profit growth and economic growth, and which we are positive about over a period of time. So whether if the market corrects tomorrow, whether we should buy, I don't know, because
परसों फिर से गिर सकता है मार्केट. सो दैट इज समथिंग नोबडी नोस कितना गिर सकता है. इफ देयर इज एनीबडी हु इज टेलिंग कि इतना गिर सकता है, प्लीज डोंट बिलीव दैट पर्सन बिकॉज देयर इज नो साइंस behind this. But over a period of time that visibility is better because by the way from 62,000 इतना तो पता है कि 55,000 हो गया. So उधर से तो सस्ता हो गया. So without any degradation of Indian economy as such. Only thing is that oil has gone up. That's the only thing we need to keep in mind. Other than that, Indian economy is the same shape as it was a few months back, few weeks back. So it's a relatively attractive levels as compared to what it was few days back. But we shouldn't be doing all this analysis. It's better अगर ये जो बहुत ही uncomfortable ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, सिंपल पावरफुल प्रोडक्ट है एसआईपी करिए हमारे म्यूचुअल फंड्स में. दैट्स द बेस्ट वे ऑफ एंटरिंग द मार्केट. रामजी, ऑल्सो वी वुड लाइक टू नो, ये जो वॉर की वजह से हमें मार्केट के अंदर चेंजेस देखने को मिल भी रहे हैं, एंड ये कितने टाइम तक मार्केट में रह सकते हैं? लाइक इज इट अ शॉर्ट टर्म थिंग और अ लॉन्ग टर्म थिंग? इसकी वजह से मार्केट कितने टाइम तक इम्पैक्टेड रह सकता है? ये भी बोल नहीं सकते हैं, बट ये डेफिनेटली इज नॉट लाइकली टू बी अ लॉन्ग टर्म थिंग. पहले जैसा नहीं है दुनिया. जब 1940s पे जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जब वो कुछ 6 साल चल गया था. अभी वी आर नॉट इन दैट, definitely not in that kind of, this world cannot afford a war. We are just, as a world, we are just recovering from a pandemic. अभी war का तरीका अलग हो गया. there will be sanctions, economic sanctions, जिसके वजह से commodities में impact आ सकता है, लेकिन it should not affect on a long term basis, a few days, probably a few weeks, but beyond a few months we don't know. But that's the uncertainty. यही uncertainty markets में होता है, और ये markets में आपको reward इसीलिए मिल रहा है. मैंने जैसे बोला, reward मतलब higher returns than other asset classes. इसीलिए आपको मिलने का chances है, क्योंकि आप ये uncertainty के साथ market में अंदर आ रहे हैं. So that is the reward for embracing that uncertainty, which we should be prepared to face. Okay. There is a question, how can this impact exports and GDP growth of India? देखिए, GDP growth में long term, GDP growth सब very very long term trends. It should not impact exports. Again, it should not have direct impact on exports as such. अभी biggest factor is oil का prices ऊपर चला गया, ये तो हम देख चुके हैं, और भी ऊपर जा सकता है. सो इंडिया अगर इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो हमको एक्सपोर्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा टू हैव द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो वी हैव टू बी मोर कॉम्पिटिटिव ऑन द एक्सपोर्ट्स एज वेल. आज देखिए, रुपी में भी एक असर आ गया है. देयर हैज बीन सम डेप्रिसिएशन इन रुपी. रुपी डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली बेटर फॉर exports because you get slightly higher money for each dollar of sales that you do abroad. So that's not a bad news for exporters. मैं अपने पार्टनर्स को यहाँ अनाउंस करना चाहूंगी कि आप लोग अब अनम्यूट करके भी अपना सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं. इन केस आप चैट नहीं कर पा रहे हमारे साथ, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके डायरेक्टली भी सवाल पूछ सकते हैं. राम कुमार जी, हमारे पास मीनवाइल एक सवाल और आया है which is related to FIIs and DIIs. तो उनका क्या रैशनल है अभी इन्वेस्टमेंट को लेके? FIIs का अब देखिए, बहुत ही समय से नेगेटिव फ्लोज रह चुका है मार्केट में. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट बोलना मिस कर दिया, विच इज ऑन द US फेड का एक्शंस. वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है मार्केट का डिस्कस करने के लिए, विच विल डिटरमाइन द FII फ्लोज गोइंग फॉरवर्ड. जैसे कि आपने देखा कि जनवरी एंड में जो उनका जो US फेड का जो पॉलिसी अनाउंसमेंट था, जिसमें हमको ये पता चला कि दे आर एंडिंग देयर क्वांटिटेटिव ईजिंग. मतलब ये जो बॉन्ड बाइंग जो वो लोग करते आ रहे हैं जब से कोविड शुरू हुआ, उसका एंड होगा मार्च तक. सो मार्च से वो लोग का इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ने का चांसेस है. अभी उनका इंटरेस्ट रेट इज क्लोज टू 0%.
एंड उनका इन्फ्लेशन है 7%, 7.5%. सो उनका 10-year yield is about 2%. So there is a negative real interest rate which is happening in the US में inflation एकदम ऊपर चला गया. They will also not want this oil price going up, etc. They are also impacted in a big way. अगर there is expectation कि यही साल 2022 में ही हम एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारा रेट हाइक्स देखेंगे फ्रॉम द यूएस फेड. तो उसका मतलब ये है कि इंडिया का जो बॉन्ड्स या इक्विटीज रिलेटिवली लेस अट्रैक्टिव बन जाएंगे, क्योंकि यूएस में अभी कुछ यील्ड्स ही नहीं है, इसीलिए, और जितना पैसा आना था उससे ज्यादा आ रहा था, प्रॉबेबली वो आना बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ एंडिंग ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग. वो इजी मनी विल नॉट बी देयर. सो अभी इसका इम्पैक्ट क्या है? एक तो या which is already impacted. We did have one round of correction when the US Fed happened. अगर आप देखिए अभी डोमेस्टिक, एक और पॉइंट आपने बोला कि DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एक पावरफुल फोर्स बन रहे हैं इंडियन मार्केट में. हर महीना जितना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो DII का जो फ्लोज है, दैट हैज एक्चुअली एक्सीडेड इन FIIs in many time periods. अब देखिए SIP flows into mutual funds is about 11,000 crore in a month. That's about into 12 करेंगे आप, it's about 1,30,000 1,40,000 crore of new inflows. Most of it is in equity. अभी थोड़ा debt में भी होगा, but अभी let's assume all that is equity. इतना ज्यादा equity flows हमको मिल रहा है through Indian investors in mutual funds. There are अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो FIIs का एक साइड में जो बड़ा वेट था, उसको काउंटर करने के लिए एक और बड़ा वेट आ गया, which is our DII in a big way. So yes, FIIs are a big force in the Indian markets, लेकिन not they were 10 years back. उनका जो इन्फ्लुएंस है थोड़ा कम हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द DII coming in a big way. We have another question for you, Mr. Ram, which is related. Yeah. What is your view on the arms and defense sector being affected in India, as India is one of the biggest importers from Russia in this? A good question, because इसमें हम आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, ये सब बहुत सुनने को मिल रहा है. लेकिन लेट्स बी फ्रैंक, अभी वी आर येट टू प्रूव इन अ बिग वे दैट वी आर अ बिग मैन्युफैक्चरर और एनीथिंग. अभी तक इतना ज्यादा ये नहीं हुआ है. यस, we have been depending on France, Russia for arms, etc. Especially in a war situation, all these things become even more important. All the countries will be spending more on their defense requirement, and India will be no exceptions on that. Yeah, लेकिन to be frank, मेरे को इसमें इतना आइडिया नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा. लेकिन linkages are simple because there will be more focus on making India and Atmanirbhar because of these things that are happening. And India is a nuclear power, so I think Ukraine is not. So it's not the same thing comparing various countries. So India is good in terms of its defense preparations, but a lot of it is imported from various countries. But yeah, over a period of time that has to slowly change. We do have our exposure in defense sector in our portfolios, like a FlexiCap fund, etc. to some extent. So if at all, if there is any impact on the sudden interest in defense equipments or etc., and then there is these companies are beneficiaries, probably some benefit will accrue to our portfolio also. That's the most important point I covered. But the bigger point, I don't have an answer, like how will we solve this problem of being a global superpower in terms of manufacturing of defense. That's a tougher answer to give you.
Right. So, okay. We have another question from Mr. Shailendra. Does crashing of Russian stock market represents an opportunity that we can expect the inflow from FIS making them choose India's? अभी ये सब हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी इन सिचुएशन लाइक दिस अगर अगर एक बल्ब है उसको ऑन ऑफ करते हैं ऐसा सोचिए रिस्क भी वैसा है रिस्क ऑन रिस्क ऑफ होता रहता है सो ये टाइम में रिस्क ऑफ होता था ऐसा लेके पहले भागो ऐसा नहीं कि अच्छा रशिया कम ज्यादा गिरा इंडिया कम गिरा उधर से उठा के इंडिया में डाले ऐसा नहीं सोचते हैं जब रिस्क ऑफ होता है इधर से भी आउटफ्लो होगा so that is but this is only for a short term period but the net big lesson इसमें से हमको सीखने को ये मिल रहा है कि one country is attacking another country against the wishes of the entire world और सारा स्टॉक मार्केट गिरा लेकिन सबसे ज्यादा किसका गिरा खुद का गिरा so Russia is the attacking they have the controlling power to do whatever they want at this point in time in that entire region. But ultimately it is their stock market which has fallen, which means that economy जिसका ज्यादा war करना आसान नहीं है war करने में भी बहुत economic consequences होता है directly to spend on the defense this that etc. Not and another not that indirect that is also direct you have to face the wrath of the other countries. The other countries will impose sanctions on you. They will not give you key commodities. अगर आपका product उनके country में बेचना है तो एक tax लग जाएगा. ऐसा सब होगा. So it's not easy being in a war situation, and it is not easy to be in a it's not easy to be a rogue in this world. I mean, you have to face the consequences. So that's the important aspect of it, but definitely this not like udhar kam hai and if I am an FI sitting in the US okay so let's take money from Russia and first take the money out and keep it in safer assets is what I would say. For them we are all emerging markets, so that's how they approach it. How to approach investing in markets right now? Basically what should be the investor psychology? अभी ये साइकोलॉजी जो वर्ड आपने यूज किया आई मीन दिस इज एवरीथिंग अभी सो व्हाट शुड बी डूइंग साइकोलॉजिकली अपना जो माइंड है ना वो इट कीप्स ऑन थिंकिंग दैट कुछ हुआ तो उसको रिएक्ट करते हैं अगर ये हुआ लेट्स डू समथिंग अबाउट दिस लेट्स डू समथिंग अबाउट इट दिस अर्ज to act is the biggest enemy you can have. You should just, I mean, let me put it as simple as this. हम जब जिंदगी जीते हैं बोलते हैं अरे लेजी मत बनो अभी laziness is looked down as negative thing. भूल जाना is viewed as a negative thing. अरे उससे बात ही मत करो आदमी फिर से भूलता रहता है उससे बात ही मत करो इससे बात मत करो तो एकदम लेजी आदमी है. These two things are looked down upon in life, but stock market में उल्टा है. आप इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करके भूल जाओ यू बी फॉरगेटफुल अबाउट दैट. अगर आपको कुछ खरीदना बेचना लेजी रहो just be lazy and that will reward you. So certain concepts which apply to other aspects of our life don't apply to the stock markets. And I just read some interesting anecdote in one of the books. I will just, before I end this question, I will just tell you about that. मानी अगर सोचिए कि आपका आप एक फ्लैट में रहते हैं बिल्डिंग में रहते हैं आपका नेबर जो है रोज आपको आके आपका घर का प्राइस बोलता है रोज. For example, say for example 50 लाख है आपका घर का वैल्यू. He says 50 lakh, okay? Any price above that, he is willing to sell his flat to you. Any price below that, he is willing to buy your flat. अगर आपको 49 lakhs में डील करना है वो आपका घर लेने के लिए तैयार है 51 lakhs में उसका घर बेचने के लिए तैयार है.
अगर ये सिचुएशन को आप कैसे देखेंगे? ये वियर्ड सिचुएशन, आप तो बोलेंगे क्या पागल आ गया करने के लिए। और लेट मी एक्सटेंड दैट थिंग, और आपको ये रोज आके बोलता है और रोज उसका प्राइस चेंजेस, कभी 55, कभी 60, कभी 40, कभी 35। Now will you sell your house? But at some point you will think, oh, it's like from yesterday he has come brought down, should I buy his flat? From yesterday 50 to 70 okay, should I sell? Will you think like that? You'll definitely not do that. But स्टॉक मार्केट में यही होता है, एक्चुअली यही होता है। एवरी डे देयर इज अ प्राइस मूवमेंट अप डाउन, बट विद आवर हाउस वी थिंक लॉन्ग टर्म, वी डोंट थिंक लाइक एवरी डे वी शुड बी ट्रेडिंग विद आवर हाउस। बट जब ये स्टॉक मार्केट स्टॉक्स आता है, हमको एक अर्ज टू एक्ट होता है कि अरे इतना सस्ता हो गया, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, इतना महंगा हो गया बेच देते हैं, इतना रिटर्न आ गया। दैट्स द साइकोलॉजी विद व्हिच we should not be there in the stock market. So that much maturity should be there. And it's not about being smart or being intelligent or being active or being not forgetful, or all this doesn't matter. So you have to be behaviorally responsible because it's your hard-earned money, which is you are investing. So psychology is an important thing. I think मैंने आपका सवाल को एकदम बहुत ही लंबे तरीके से जवाब दिया। I hope I answered your question. Is there any more question? Right. So I think Ramji, सवालों में इतना ही, and a big thank you for joining the session today. It was a very much needed session looking at the markets and the downfall and the pattern that has been there in the market. So thank you so much for joining in and sharing your wonderful thoughts about the market. Thank you. Thanks for having me. Thank you. A big thanks to all the partners who have joined the session. ये सेशन यही समाप्त होता है और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। Thank you everyone for joining in.